अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें, अपडेट्स और तज्जिया लेकर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आपको बताएंगे आज खान साहब की जो एक केसेस के हवाले से मुलाकात हो जाती है सहाफियों से, तो उसमें उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो तफसील से आपके साथ शेयर करूंगी। फैसल वावड़ा साहब ने आज कुछ अहम पेशन गोइयां की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज आपको बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा और अजमा बुखारी साहिबा ने किस तरीके से नया पाकिस्तान के चैनल के जो एंकर हैं उनको एक तरह से अच्छा खासा जिसको कहते हैं ज़ेरे ताब आने का इंदिया दे दिया है और उनको धमकियां किस्म की कुछ लगाई गई हैं। वो क्या है आपके सामने वो वाकया पेश करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे लेमिन गंडापुर साहब की कहाँ मुलाकात इमरान खान साहब से हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। खान साहब कौन कौन से जो पार्टी लीडर्स हैं उनको वापस लेने वाले हैं, तो इस हवाले से भी आज खान साहब ने गुफ्तगू की है। तो ये सब कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज यहीं से करेंगे। खान साहब ने जो आज अडयाला जेल में पेशी के ऊपर आए हुए सहाफियों से बातचीत की और अलकादिर ट्रस्ट केस है ये, और इससे पेशतर कि मैं खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर आपको अपडेट करूं। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि खान साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला आज इस केस के बारे में कहा कि भाई पहले जो बरतानिया में मलिक रियाज साहब के पैसे पकड़े गए और वो पैसे जाहिर है पाकिस्तान को वापस मिलने थे, हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एक सेटलमेंट के तहत भेज दिए गए। अब फिलहाल तक की जो खबर है वो ये कि वो जो पैसे हैं मलिक रियाज साहब के, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब वापस जो है हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिए गए, वहां पे शिफ्ट हो गए वो पैसे। लेकिन इसके बावजूद भी ये केस चल रहा है, यानी एक चोरी हुई नहीं, जहां पैसे आने थे वो वहां पहुंच चुके हैं, तो फिर केस किस बात का चल रहा है। तो वाकई देखा जाए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और पूरी इस केस में से हवा निकल जाती है अगर आप इस तर्ज पे सोचें कि इसमें फिर इमरान खान ने कौन सी करप्शन की है, क्या पैसा चोरी किया है, जबकि पैसे जितने जहां पहुंचने थे वो पहुंच चुके हैं। तो फिर इमरान खान का उसमें क्या करप्शन है, क्या किरदार है, इसके ऊपर कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बहरहाल केस चल रहा है और बज़ाहिर ये लगता है कि ये केस इसीलिए चल रहा है कि अगर जो पिछले केसेस में सजा हुई है, अब वो हाई कोर्ट में अपीलें हैं, अगर उन केसेस में सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो उस सूरत में इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। और अभी इस बात के लिए ऑप्शन तैयार रखा गया है कि अगर इमरान खान की रिहाई मकसूद ना हुई तो उन्हें कम से कम इस केस में फिर गिरफ्तार रखा जाएगा या उनको सजा सुनाकर जेल में रखा जाएगा। तो बज़ाहिर एक ऑप्शन के तौर पर ये केस अभी चल रहा है, अदरवाइज इस केस में कुछ है नहीं। बहरहाल जी आज गवाहों के बयानात कलमबंद हुए और उसके बाद फिर सहाफियों से आज खान साहब की मुलाकात हुई। उसमें काफी कुछ गुफ्तगू उनकी ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे। उन्होंने बताया कि आज काफी वैसे उन्होंने दिल खोल कर बातें की। ये भी बताया कि अटक जेल में बड़े सख्त हालात थे, वहां पर उन्हें जमीन पर सुलाया जाता था, कीड़े मकोड़े इर्द गिर्द चलते फिरते थे और काफी उन्हें वहां पर सख्ती में रखा गया था। और वजह यही थी कि उस वक्त नए नए इमरान खान साहब को पकड़ा था और उनका अंदाजा था कि ये जेल नहीं काट सकते, तो 2-3 दिन में ही जेल की सख्तियों से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खान साहब ने उन सख्तियों को झेल लिया। और अब जो अडयाला जेल में सूरत हाल है वो एक तो उस अटक जेल से बेहतर भी है और दूसरा अब खान साहब भी काफी हद तक जेल में रहने के आदी भी हो चुके हैं, तो अब वो बिल्कुल कूल एंड काम है, कोई उन्हें परेशानी नहीं है, एडजस्ट कर चुके हैं। और इसी वजह से वो कभी भी रोना नहीं रोते कि मुझे ये मसला है, मैं ये परेशान हूं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बल्कि जो उनके वकला या उनके फैमिली मेंबर्स मिलते हैं तो वो खुद कुछ चीज का अगर पूछते हैं तो खान साहब अगर उन्हें बता दे कि हाँ ये वैसे चीज है इस तरह से, तो वो फिर उस बात पे वो परेशान होकर आके खुद मीडिया को बता देते हैं कि जी ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, लेकिन इस चीज को जो है वो नहीं एड्रेस किया जा रहा। लेकिन अदरवाइज अगर आप ये कहें कि खान साहब खुद बाकायदा कोई इस तरह का एक शिकायतनामा शुरू कर देते हैं, तो अभी तक ऐसी जो चीज है वो सूरत हाल नजर नहीं आती। तो काफी हद तक खान साहब जो है वो एडजस्ट कर चुके हैं जेल के माहौल में और वैसे भी उन्हें इस बात का अंदाजा है कि फिलहाल उन्हें जब तक आप देख रहे हैं कि सिचुएशन जिस तरह से एक है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए अभी तक भी कोशिश है उन पे दबाव डालने की, उन्हें दीवार से लगाने की। तो जब तक ये जो सारी सिचुएशन है प्रिवेल कर रही है तो खान साहब को अंदाजा है कि उन्हें फौरी जेल से रिहाई मुश्किल मिलेगी, और वो भी उस सूरत में जब खान साहब किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार उन्हें ये पैगाम जरूर भेजे जा रहे हैं कि आपके लिए आसानियां कर दी जाएंगी केसेस के हवाले से भी, ओवरऑल भी, लेकिन आप इस सारे सेटअप को जो अब जिस तरह भी मुसल्लत करके बना दिया गया इसको चलने दें और इसको एक्सेप्ट कर लें। और ये चीज खान साहब करेंगे नहीं, ये आपको मालूम है। उन्होंने जो पिछला रजीम चेंज था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब जो नया इन्होंने एक पूरा धोखे से जो एक पूरी हुकूमत बना दी है उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे।
तो ये सूरत हाल है जनाब, और अब देखते हैं ये लड़ाई कितनी देर चलती है। लेकिन खान साहब ने आज 2-3 अहम बातों के ऊपर लबकुशाई की है। एक तो उन्होंने बताया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन था, उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब की जो बात है उनको टोटली उन्होंने ये नहीं किया कि रद्द कर दिया हो या कहा हो कि वो गलत कह रहे हैं, और ये भी नहीं था कि उन्होंने ये कहा हो कि नहीं जी मेरी मुझसे किसी ने पूछा नहीं और अपनी मर्जी से फैसले कर लिए, ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने इसको एक तरह से थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया कि बेसिकली फैसला यही था कि तीनों जमातों को लेके चला जाएगा, उनसे इत्तेहाद किया जाएगा। लेकिन फिर जिस तरह से हालात टर्न होते रहे उसके हिसाब से फिर जाहिर फैसले लेने पड़े। और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आज आके बाहर गुफ्तगू की है, उन्होंने इंपॉर्टेंटली इसमें बताया है कि भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं पर्दे के पीछे जो आप लोग को नहीं अंदाजा है कि किस वक्त किससे जब बात हो रही थी तो किस तरह के उसको मसाइल का सामना था और किस वजह से कौन सा फैसला लिया जा रहा था। लेकिन बहरहाल एक जो आज चीज हुई है वो ये कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसले को ओन भी किया है और ये भी कहा है कि ये दुरुस्त फैसला था। जो इससे पहले खुद इनके लीडर्स आके कहना शुरू हो गए थे, डिफेंसिव हो गए थे कि जी गलती हो गई, तो उससे एक नेगेटिव तासुर जाना शुरू हो गया था। तो अब उन्होंने थोड़ा सा ये पॉलिसी में अपना चेंज लाते हुए इसको ओन किया है कि जी ये दुरुस्त फैसला था और हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं और इसके ही बुनियाद के ऊपर हमें मखसूस नशिस्तें भी मिलनी चाहिए और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो अब एक इस हद तक जो क्लैरिटी है वो लेके तो बहरहाल आई है पीटीआई, और बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके ऊपर आज काफी क्लैरिटी से जेल के बाद बात भी की। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज जो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा छोड़ के गए हैं उनके हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उनसे जब ये पूछा गया कि जी ऑन अब्बास बप्पी साहब को वापस ले लिया गया और उन्हें जो साउथ पंजाब है उसका हेड भी बना दिया गया है, तो क्या बाकी लोगों को भी वापस ले लिया जाएगा? तो इस सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि हमारा फैसला ये था कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं उनको टिकट नहीं देना, उनको इलेक्शन के लिए टिकट नहीं देना, तो वो हमने एज इट इज किया और हमने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो सबके लिए एक जैसा रूल था। बाकी पार्टी में वापस लेने का जो मामला है उसके ऊपर हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि जिन लोगों पर तशद्दुद हुआ, जिनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ और उस जुल्म की वजह से उन्होंने अगर पार्टी छोड़ी तो उनको हम बिल्कुल वापस भी लेंगे पार्टी में और उनको उनके ओहदे भी वापस मिल सकते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल गुंजाइश निकल सकती है, स्पेशली जिनके ऊपर जुल्म हुआ और उन्होंने बर्दाश्त किया। तो इसके ऊपर अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि मैं देख रही थी उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर काफी ये सवाल ट्रेंड कर रहा था कि भी कौन कौन वापस आ सकता है, किस किस के ऊपर जुल्म हुआ है और किस किस ने किस तरीके से मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए पार्टी को मुश्किल हालात में खैरबाद का, लेकिन उसके बाद अब उनके लिए दोबारा रास्ते खुल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें काफी लोगों के नाम आ सकते हैं, जैसे कि शीरी मजारी साहिबा, उनके बारे में खुद खान साहब ने बहुत पहले जमान पाक में ये बात कही थी कि अच्छा ही हुआ उसने छोड़ दिया, वो औरत बेचारी अकेली है, बूढ़ी है और बीमार है और उसके साथ जो है वो बिला वजह ये जोर जबरदस्ती करते या उसको तकलीफ पहुंचाते, तो अच्छा है कि उसने खुद ही इसको क्विट कर लिया है। तो शीरी मजारी साहिबा के लिए रास्ता खुल सकता है। मलिका बुखारी साहिबा के लिए रास्ता ऑलमोस्ट खुल भी गया, वो तो अब काफी ओपनली बात कर रही हैं पीटीआई के लिए। फिर इसी तरीके से उस्मान डार साहब हों, उमर डार साहब हों, उनकी फैमिली ने बहुत आपको मालूम है कि जबर सहा है। और उसके बाद फिर और आ जाते हैं लोग जिसमें सदाकत अली अब्बासी साहब का सब बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत ऐसा जुल्म हुआ है कि वो बेचारे जिसको यानी जो सुनाते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। ये अजहर मशवानी साहब ने भी कल मैं देख रही थी इसके ऊपर बात की हुई है। तो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, इसी तरीके से शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी थी लेकिन फिर भी उन्होंने यारी काफी निभाई, लेकिन उन्हें टिकट इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि बहरहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो खान साहब से जब स्पेसिफिकली शेख रशीद साहब का सवाल किया गया तो बल्कि वो मुस्कुराए भी और उन्होंने कहा कि हम बड़ा शुगर लगाते थे शेख साहब के साथ, मिस करेंगे। तो लगता है कि अगर शेख साहब थोड़ा आगे चल के कभी उनसे मुलाकात होगी तो मामला उनके भी रफा दफा हो सकते हैं। तो इन लोगों के लिए भी बिल्कुल स्पेस बन सकती है। फवाद चौधरी साहब के लिए भी स्पेस बन सकती है क्योंकि उन्होंने एज सच कोई इस तरह की गलत बयानी या कोई बहुत हर्जा सराई नहीं की क़यादत के ऊपर। जेल वो भी काट रहे हैं 4-5 महीने से कंटिन्यूसली। हाँ, एक मैसेज करके ट्वीट जरूर उन्होंने किया था, लेकिन ये है कि उसके बाद उन्होंने जो कहा गया वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी तक मुश्किलात का शिकार है। फवाद चौधरी साहब के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कि गुंजाइश बन सकती है दोबारा से। कुछ लोग फरूख हबीब साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफी वैसे बाद में बदजुबानी भी की, तो हो सकता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए उस तरह से जगह बने। और बहुत सारे लोग हैं जी जिनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। अबरारुल हक साहब का लोग इसी तरह से बताते हैं कि उनके ऊपर भी बड़ा शदीद प्रेशर था, उनकी फैमिली के हवाले से उन्हें बड़ा ब्लैकमेल किया गया, तो वो भी वापस आ सकते हैं, उनके लिए भी रास्ता बन सकता है।
तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीटीआई में वापसी के जो रास्ते हैं अब वो खुलने वाले हैं बाकी लोगों के लिए भी जो आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। तो लेट्स सी कि किस किस को वापसी का टिकट मिलता है। फैसल वावडा साहब कभी पीटीआई के मेंबर हुआ करते थे, अब पता चलता है कि वो असल में पाकिस्तान तगड़ी पार्टी के मेंबर हैं। आज से मैंने भाई पाकिस्तान तगड़ी पार्टी उनका नाम रख दिया है। तो पाकिस्तान तगड़ी पार्टी के वो मेंबर हैं और उन्होंने सेनेट के अपने पेपर्स भी जमा करवा दिए। इन पेपर्स को जमा करवाने के बाद उन्होंने आज गुफ्तगू भी की और बड़ी पेशेंगोइयां की हैं। उन्होंने कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत तो चलती नजर नहीं आ रही और उन्होंने कहा है कि जनाब खास तौर पर ईद के बाद से उनके लिए बड़ी परेशानियां बढ़ने जा रही हैं। फिर एक और जो उन्होंने बड़ी मानी खेज बात की, खान साहब से जुड़ी बात, उनकी सियासत से जुड़ी बात। उन्होंने कहा कि जी मैंने खान साहब को बड़ा समझाने की कोशिश की, मैं अब भी उनको यही कहूँगा कि आप ये मौला जट वाली सियासत छोड़कर जो है कोई ऐसी सियासत करें कि जिसमें आपके लिए भी रास्ता निकले, इदारों के लिए मुल्क आगे चले वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जरा इस तरह करके बात की है, तो उसको बहुत डीपली देखा जा रहा है और सब ये कह रहे हैं कि जी बेसिकली जो कि आजकल आपको पता है फैसल वावडा किसकी तर्जुमानी करते हैं, पाकिस्तान तगड़ी पार्टी की तर्जुमानी करते हैं। तो फैसल वावडा साहब का ये कहना बेसिकली एक पैगाम भी है कि अगर खान साहब कोई लचक दिखाएं तो कोई मामलात को आगे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अगेन वही बात है कि बात तो फिर वहीं आके अटक जाती कि खान साहब की लचक से क्या मुराद है, कि वो इस सिस्टम को अगर ये कोई समझ रहा है कि वो एक्सेप्ट कर लें, तो इसके ऊपर खान साहब ने आज अपनी गुफ्तगू में बड़ा वाज़ेह कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि आप डाका मार लें और उसके बाद आप कहें कि चलो जी आगे बढ़ लो बैठ के। तो ये नहीं हो सकता। बर्फ उस वक्त तक नहीं पिघलेगी जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर कट कैटेगोरिकली कहा है। IMF के जो दफ्तर के सामने एहतजाज था उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ठीक है बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए, अच्छा किया एहतजाज किया, उसको ऑन किया उन्होंने। और इसी तरीके से जो अली अमीन गंडापुर साहब की बाद में खान साहब से मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग ये आज खबर दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात सिर्फ उनकी अपनी ख्वाहिश पे नहीं हुई है बल्कि कुछ मैसेजिंग भी हुई है इस मुलाकात के थ्रू। और खान साहब ने भी पहले ये बात की थी कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब से मिलूंगा, और दूसरी तरफ फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी आज स्पेसिफिकली हाई कोर्ट गए, उन्हें फौरी परमिशन भी मिल गई और फिर उनकी मुलाकात भी हो गई। तो ये मुलाकात जो है अली अमीन गंडापुर साहब से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, इसको आप हल्की ना लें। इसमें एक वाज़ेह किस्म की मैसेजिंग हुई है और इसका जो रिजल्ट है ज़ाहिर है आने वाले दिनों में आपको मुख्तलिफ फैसलों की सूरत में नजर आएगा। कोशिश है कि इसके अंदर से जो मजीद अंदरूनी खबर निकाली जाए कि क्या बातचीत हुई, लेकिन अभी तक जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि जो खान साहब को मैसेज पहुंचाया गया अली अमीन साहब के थ्रू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कुछ ये भी लोग खबर शेयर कर रहे हैं कि ये खान साहब को जो अडयाला जेल से निकालने के हवाले से बातचीत है उसके ऊपर भी कोई मैसेजेस जो हैं वो इधर से उधर और उधर से इधर आए गए हैं। तो लेट्स सी जी इस मुलाकात में से क्या निकलता है। अब आपको बता देते हैं कि जी क्या सूरत हाल है सहाफियों के हवाले से। अच्छी बात है सतूर साहब वापस आ गए हैं, उनको बाहर देख के इत्मीनान हुआ, लेकिन अभी भी जो अगर आप ये कहें कि आग ठंडी हो गई है तो आग ठंडी नहीं होनी जी। सहाफी जो भी बोलेगा बात करता है वो सबको बुरा लगता है। और आज मैं देख रही थी कि मरियम नवाज साहिबा जो कि वैसे जिनके बारे में बड़े उनके हक में कॉलम लिखवाए जा रहे हैं उनकी ममता के ऊपर की, उन्होंने बड़ा पंजाब को अपनी ममता के साए में ले लिया है। सूरत हाल क्या है कि वो कितनी सख्त मिजाज है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि बिल्कुल उनमें कोई टॉलरेंस नहीं है। और मैं तो हैरान होती हूँ कि आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, चलें जैसे भी आप बैठे हैं लेकिन बैठ गए हैं, और आपके पास इतना वक्त है कि आप रात को बैठकर जब चेक कर रहे होते हैं कि जो आपकी तारीफ कर रहा होता है कि जी आज मरियम नवाज साहिबा ने बड़े अच्छे काम किए, उनको आप पर्सनली लिख रही हैं जी थैंक यू सो मच, अच्छा वेरी गुड, और आप इतना मतलब आपके पास वक्त है बैठ के कि आप उस तरह के जवाब दे रही हैं ला यानी से मैसेजेस के। और फिर ये भी देखा उन्होंने कि नया पाकिस्तान जो आपको मालूम है चैनल है और यूट्यूब पे चैनल भी है, उनका ट्विटर अकाउंट भी है, उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की हुई थी और बज़ाहिर तो हेलीकॉप्टर ही लग रहा था कि हेलीकॉप्टर में सायरा अफजल तारड़ साहिबा, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब साहिबा और मरियम नवाज साहिबा और मियाँ साहब जो है वो बैठे हुए हैं। और उन्होंने सिर्फ इस छोटी सी एक क्लिप था, उस छोटी सी वीडियो के ऊपर एक कैप्शन दिया हुआ था कि हेलीकॉप्टर का सफर, दैट्स इट, 3 लफ्ज, और उन्होंने बस इसको ट्वीट किया हुआ था। अब उन्होंने कोई इससे ज्यादा उस पर फालतू बात नहीं की। और अज़मा बुखारी साहिबा ने उस वीडियो के ऊपर को ट्वीट किया
कि जी आप लोग ये फेक न्यूज जो फैलाते हैं ये वो ब्ला ब्ला। ये तो पहली बात प्राइवेट जहाज है, दूसरी बात ये जो वीडियो है ये इलेक्शन से पहले की है, अब की वीडियो नहीं है। तो अब आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे तो उम्मीद है कि किसी को तकलीफ नहीं होगी वगैरह वगैरह। अब आप सोचें, अंदाजा लगाएं कि इसमें कौन सी कार्रवाई वाली बात है। उन्होंने उसमें कहा भी, फिर हसनैन मेरा ख्याल है उसको अकाउंट को डील करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कब कहा है कि ये वीडियो जो है ये अभी की है या कब की है या इलेक्शन से पहले की है या बाद की है। मैंने तो ऐसी इस पे कोई कमेंट नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि ये वीडियो जो है इसमें हेलीकॉप्टर का सफर। अब अगर वो बाजार देखने में तो वैसे ऑनेस्टली मुझे भी एक नजर में तो हेलीकॉप्टर ही लगा, लेकिन अगर मान लिया कि वो हेलीकॉप्टर नहीं है वो जहाज है, तो क्या हेलीकॉप्टर को जहाज लिखना या जहाज को हेलीकॉप्टर लिख देना ये क्या फेक न्यूज कहलाती है? यानी अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बाजुकात ऐसा होता है कि आप इस तरह की मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। मतलब आप लोग कौन से दुनिया में रहते हैं, कौन से जहान में रहते हैं, और क्या आप लोगों की मेंटालिटी है समझ से बाहर है कि आप लोग आ गए हैं अगर हुकूमत में जिस तरह भी धौंस और धांधली के साथ, और अब आप आके इस तरह की छोटी मोटी बातें जो हैं उसके ऊपर आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि जी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी इसमें कौन सा उन्होंने आपके खिलाफ कोई तौहीन अमेज़ बात कर दी है, या उन्होंने कोई किसी कानून को तोड़ दिया है, या उन्होंने कोई इल्जाम लगा दिया। उसने कहा क्या हेलीकॉप्टर का सफर, और अगर वो लिख दे जहाज का सफर तो ठीक है, बाकी तो उन्होंने ये मेंशन भी नहीं किया हुआ कि ये पहले की वीडियो या अभी की वीडियो है। तो ये इन लोगों की सोच है। अच्छा, अज़मा ने तो जो लिखा सो लिखा, ऊपर अज़मा के ट्वीट के ऊपर मरियम साहिबा खुद तशरीफ ला के लिखती हैं कि हाँ अज़मा जरा साइबर क्राइम को इसके ऊपर रिपोर्ट करो, देखो इन लोगों ने ये खबरें जो झूठी फैलाते हैं ये वो। मतलब लेवल है भाई। आप सोचते हैं यानी आप एक सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर और आपको इतना टाइम है फालतू कि आप एक छोटी मोटी कोई एक ट्वीट के ऊपर बैठ के नजरें रख के बैठे हुए हैं और उसके ऊपर आप जनाब कार्रवाइयां करने की धमकियां लगा रहे हैं बैठ के। मतलब फॉर गॉड से क्या ये आप लोगों की हरकतें हैं और किस तरह आप लोग हुकूमत चलाना चाहते हैं? मेरी तो समझ से बात बाहर हो गई है। इन्हें आप अंदाजा लगाएं कि इसमें गलत है क्या था वैसे, जिसके ऊपर दोनों मोहतरमाओं को इतना गुस्सा आ गया कि उसको आप जनाब साहबी को शुरू हो गए धमकियां लगाना कि तुम्हारे खैर नहीं, अब जी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा, ये होगा। ये अंदाज है। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये मोहतरमा कुछ कानून साजी इसके ऊपर करवा रही है पंजाब में, तो इसकी आड़ में तो ये हर दूसरे बंदे को अंदर करते फिर रहे होंगे कि जी ये क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया। कोई टाइपो एरर भी हो जाएगा तो ये तो कहेंगे जी फेक न्यूज लगाओ, इसके ऊपर अंदर करो इसको। तो ये वाला इनका हाल है। असल बात ये है कि जब आप इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जब आपकी बहुत ही शैलो किस्म की सोच होती है और आप बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, तो फिर ये जो आपकी हरकतें हैं ये आपका अंदर आपका अया कर देती हैं। आप पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं और आपकी क्या बेसिकली क्वालिफिकेशन है, आपकी विजन क्या है। ये सब चीजें इन चीजों की अक्कास होती हैं। भाई जो बंदा काम कर रहा होता है उसको इतना टाइम ही नहीं होता कि किसी ने हेलीकॉप्टर को जहाज लिख दिया या जहाज को हेलीकॉप्टर लिख दिया है तो आप इसके ऊपर बैठ के ये सोच रहे हों कि जी इसके खिलाफ हम मैंने करना क्या है। अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।